आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपिता के नाम पर सियासत चमकती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों पर निशाना साधा, तो बीजेपी इसे राहुल गांधी की निराशावादी राजनीति बता रही है। विवाद यही नहीं थमा, बापू की पुण्यतिथि के दिन ही बापू पर विवादित टिप्पणी भी सामने आ गई। प्रयागराज के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जहां एक ओर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, तो दूसरी ओर उनके ऊपर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट से सियासी माहौल गर्मा गया। दरअसल राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तक सभी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदू बैशी करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। यह दुखद है। और अंत में सिर्फ एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। दिस इज द मैसेज टू राहुल गांधी। कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर कर रहा है। अब जब कांग्रेस का यही हिंदुत्व विरोधी मंत्र कांग्रेस को छूमंतर करेगा तो उसके नेता इसी तरह की बात करेंगे। कभी राष्ट्रवाद पे सवाल उठाएंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व पे सवाल उठाएंगे। अरे भैया, हिंदुत्व इस देश की आत्मा है, इस देश की संस्कृत संस्कार है और इस देश के पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पुरखों से आप पूछ लीजिएगा, अपने पुरखों के इतिहास से पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व पर दिए गए ताजा बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और उनके गांधी होने पर भी सवाल खड़े किए। नाम में गांधी लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता है। गांधी बनने के लिए वो त्याग चाहिए होता है, वो तपस्या चाहिए होती है, वो सत्य की शक्ति चाहिए होती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद से महात्मा गांधी के आदर्शों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है। उनके स्वच्छता के आग्रह को अगर इस देश में किसी सरकार ने अपनाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत भी कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे, गोडसे और हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली, तो जिन्ना को गोली मारता, गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी। अगर हिम्मत थी आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यह हिंसा फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना, निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं था। बापू की पुण्यतिथि के दिन भी बापू पर विवादित टिप्पणी सामने आई। छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी के प्रयागराज की धर्म संसद में राष्ट्रपिता का अपमान किया गया। एक तरफ बापू की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो दूसरी तरफ प्रयागराज की धर्म संसद में उन पर सवाल भी खड़े किए हुए। यूपी में चुनावी बयार बह रही है, लिहाजा राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व के बीच की बहस को भी जन्म दे दिया है। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने कई बार हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। देखना होगा कि यह हिंदुत्व वाली राजनीति किस पार्टी को और कितना फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
जम्मू कश्मीर के बड़गांव और पुलवामा में जवानों ने महज 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। इन 5 आतंकवादियों में लश्कर का टॉप कमांडर जाहिद वानी भी था। जाहिद वानी के एनकाउंटर को सेना बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है, क्योंकि जाहिद युवाओं को बरगलाने का काम करता था। आतंकियों के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनके मंसूबे कितने नापाक थे। घाटी में सेना की बड़ी कामयाबी, 12 घंटे में मार गिराए 5 आतंकी। एनकाउंटर में जैश कमांडर जाहिद वानी ढेर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेना के बहादुर जवानों ने बड़गांव और पुलवामा जिलों में 12 घंटे के अंदर 5 आतंकी मार गिराए। एनकाउंटर में जवानों ने जैश के कमांडर जाहिद वानी को भी ढेर कर दिया। जाहिद वानी के साथ ही एक और आतंकी मारा गया है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तानी था। 11 इनकाउंटर्स में, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए। उस 21 में से जो हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट 8 मारे गए। बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं कि सलीम परे मारा गया, बहुत कमांड कितने किलिंग वाला था। जाहिद समी डार था, जाहिद वानी कल रात मारा गया। और ये बहुत सारे आईडीए अटैक पर इन्वॉल्व था, पुलिस किलिंग में, एसपीओ के किलिंग में, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करने में काफी इन्वॉल्व था ये। जाहिद वानी के एनकाउंटर को सेना बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि जैश का कमांडर जाहिद वानी युवाओं को भड़काने का काम करता था। जाहिद वानी कई युवाओं को भड़काकर आतंकी बना चुका है। जाहिद वानी की तलाश में सुरक्षा बल कई दिनों से लगे हुए थे। शनिवार शाम को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के नैरा इलाके में आतंकवादियों की उसकी मौजूदगी की सूचना मिली। मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने आतंकियों को घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर दहशतगर्दों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ओवरनाइट ऑपरेशन में 5 टेररिस्ट मारे गए, 4 पुलवामा में और 1 बदगाम में। ये जो पुलवामा में मारे गए, इनमें जाहिद वानी भी था, जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर था। उसके साथ एक और पाकिस्तानी वाहिद अहमद ऋषि भी मारा गया। जहां तक वानी का ताल्लुक है, ये आईडी ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, जिसके माध्यम से 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे कुछ साल पहले। इसकी बड़ी जबरदस्त खोज थी। इसके मारे जाने से और 5 टेररिस्ट मारे जाने से ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत ज्यादा उछाल है। और जहां तक पाकिस्तान के टेररिस्ट का मोरल एंड मोटिवेशन है, वो काफी बड़े पैमाने पर गिरेगा। इस महीने 11 एनकाउंटर्स हो चुके हैं बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के, जिसमें 22 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें से 8 पाकिस्तानी हैं। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर स्पॉट से एक AK-56 राइफल भी बरामद की गई है। इसके अलावा विस्फोटक भी बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है, जिससे आतंकियों के नापाक मंसूबे साफ जाहिर हो रहे हैं। पुलवामा में और बड़गाम में 5 आतंकवादियों का मारा जाना सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं सुरक्षा बलों को सलाम करता हूं। और जिस प्रकार से पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों में सैकड़ों की तादाद में मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, रोजमर्रा के बंद जो हुआ करते थे वो खत्म हुए हैं। पाकिस्तान के झंडे वहां नहीं चढ़ते। 26 जनवरी या दूसरे ऐसे दिनों पर एक खुशी का माहौल रहता है। जो पाकिस्तान प्रस्त लोग थे, चाहे वो हुर्रियत थी या दूसरे लोग थे, उनकी आवाज बंद है। ये सब सुरक्षा बलों के कारण से हुआ है। आतंकियों के एनकाउंटर की खबर के बीच एक बुरी खबर अनंतनाग से आई। शनिवार शाम पुलिस के एक जवान को ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद बीजबेहरा इलाके के हसनपुरा में पुलिस अधिकारी के आवास पर तैनात थे। शाम करीब 5:30 बजे आतंकियों ने पुलिस के जवान को गोली मारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। सेना के जवान दहशतगर्दों को 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा
जब तक घाटी से आतंक का नामो निशान न मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूरोप का पूर्वी कोना इस समय तनाव का केंद्र बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच 2021 में शुरू हुआ विवाद 2022 में अब युद्ध की आशंकाओं की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने अपने युद्धपोत ब्लैक सी में उतार दिए हैं। अमेरिका और नाटो सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। क्या दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के खतरा मंडराने लगा है? यह बड़ा सवाल है। युद्धपोत समंदर में उतर गए। परमाणु पनडुब्बियां अलर्ट मोड पर। फाइटर जेट्स गरजने लगे। तीसरा विश्व युद्ध दे रहा है दस्तक। यूक्रेन से बढ़ते विवाद के बीच रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में अपने विध्वंसक युद्धपोत उतार दिए हैं, जो जैसे जैसे समंदर में आगे बढ़ रहे हैं विनाशक युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। कहने को तो ब्लैक सी में रूस युद्धाभ्यास कर रहा है, जो कि इस महीने प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक कई स्थानों पर होने वाला है। लेकिन इसे लेकर जो बयान रूस की ओर से दिए जा रहे हैं वो युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि रूसी तोपें यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास कर रही हैं, जिसमें होइत्जर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री का चेतावनी भरा लहजा भीषण विभीषिका की ओर इशारा कर रहा है। मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने की अनुमति भी नहीं देगा। इसी के साथ रूस की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेल्गोरोड भी अलर्ट मोड पर है। जैसे ही पुतिन हरी झंडी दिखाएंगे, ये परमाणु पनडुब्बी, जो माना जाता है अमेरिका के वॉशिंगटन शहर को एक झटके में तबाह कर सकती है, समंदर में उतर जाएगी। बेल्गोरोड पनडुब्बी करीब 604 फीट लंबी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जो विशेष रूप से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन नेटो कंट्रीज के संपर्क में ज्यादा रहा है, यूरोप के सानिध्य में और अमेरिका के सानिध्य में ज्यादा रहा है। रूस को यह बात हजम नहीं होती है। रूस चाहता है कि यूक्रेन जैसा एक कंट्री हमेशा उसके अंडर में काम करना चाहिए, यानी कि रूस अपना वर्चस्व उसके ऊपर हमेशा लादना चाहता है। इधर अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस अगले महीने यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि अगर यूक्रेन पर रूस आक्रमण करता है तो अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका इसका जवाब देने को तैयार है। इसके साथ ही अमेरिका पूरी यूरोप और बाल्टिक देशों में भी अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने कहा, यूक्रेन की सीमा पर चल रहे रूसी आक्रमण को देखते हुए पूरी यूरोप में संभावित तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर नाटो देशों ने भी ऐलान किया कि वह पूरी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वो रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बलों को भी तैयार रख रहा है। मदद के लिए डेनमार्क की तरफ से लिथुआनिया की ओर F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। इसके अलावा स्पेन भी नाटो संधि के तहत बुल्गारिया को फाइटर जेट्स भेज रहा है। फ्रांस ने पहले ही बुल्गारिया में अपनी सेना भेजने की बात कही है। बता दें, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का संगठन है। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, जर्मनी, अमेरिका और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। नाटो के चार्टर में साफ लिखा गया है कि अगर इस गठबंधन के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। वर्चस्ववादी नीति जो रूस की है, वो धीरे धीरे करके पूरे इलाके को अशांत करती जा रही है। नेटो कंट्रीज जिन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा का वादा किया हुआ है, उन्होंने भी अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर के रखा हुआ है, यानी कि कभी भी अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इस इलाके में युद्ध होकर ही रहेगा। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पर भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले का खौफ पैदा कर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है।
बता दें, रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर 1 लाख सैनिक के अलावा मिसाइल, रोबोट टैंक, स्टेल्थ ड्रोन, फ्लाइंग क्लासनिकोव जैसे घातक और विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे इस बात का डर बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी दुनिया को परेशान करने वाली है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता विवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आखिर क्यों यूरोप और अमेरिका के करीब होता यूक्रेन रूस की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ा रहा है, इसे जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दोनों देशों के बीच की तनातनी ने दुनिया की दो महाशक्तियों को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड को इस बात का डर सता रहा है कि अगर हालात युद्ध तक पहुंचे तो उसकी आग में पूरे यूरोप के हाथ का जलना तय है। उधर दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिकों के साथ बड़ी मात्रा में टैंक और तोप तैनात कर दिए हैं। जिनकी संख्या जनवरी के आखिर तक बढ़ाकर 1,75,000 तक पहुंच सकती है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। मगर रूस अपना खेल जारी रखे हुए है। जाहिर है कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े संकट को जन्म दे सकता है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की सेना इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर रही है। यूक्रेन ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को लेकर रूस एक आक्रामक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। उधर हाल ही में हुए चुनावों में यूक्रेन साफ संकेत दे चुका है कि वो अपना भविष्य यूरोप में ही देखता है, जबकि रशिया यूक्रेन को किसी भी हद तक जाकर पाने की चाहत रखता है। यूक्रेन रशिया के लिए आज इज्जत का सवाल बन चुका है, जिसे रूस हर हाल में जीतना चाहता है। आखिर क्यों रशिया के लिए यूक्रेन इतना खास है, एक नजर डालते हैं। रूस के लिए क्यों अहम है यूक्रेन? सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहर की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को का या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का है। सोवियत संघ के पतन और यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ होने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक घात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार के हिसाब से भी रूस के लिए यूक्रेन अहम है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो नाटो रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर सकता है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोप को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूरोप के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी खासी अच्छी है। इन लोगों की विकसित पूर्वी इलाके में खासी मौजूदगी है। 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यूनुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलन के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, मगर तब तक रूस क्रीमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है।
1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये यूक्रेन एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और ये बिल्कुल एक ईस्टर्न यूरोप में जो नेटो की चल रही है ये उसके मुहाने पर है। तो हमेशा से ही जो यूक्रेन का रुझान था वो यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर बनना चाहते थे और वो नेटो की मेंबरशिप चाहते थे, परंतु रशिया ये नहीं चाहता। अगर यूक्रेन में मेंबरशिप आ जाए नेटो की और वहां पे नेटो के वेपन्स डिप्लॉय हो जाए तो रशिया की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो कम हो जाती है। तो जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो उनका ये पूरा एफर्ट था कि किसी तरीके से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में या नेटो के इन्फ्लुएंस में जाने से रोका जाए। लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचातान के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल यूरोप और रूस के बीच फंसे यूक्रेन के सामने हालात युद्ध वाले बने हुए हैं। सामने दुनिया का नंबर 2 देश है जो पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन पर हमला करने की योजना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आ चुका है। दुनिया भर में अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाने वाले पुतिन साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो की गिरफ्त में नहीं जाने देंगे। यानी हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन जाएं तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।